स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये जो प्रश्न है आपके भृत्य, चौकीदार, स्वीपर और अन्य एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं इसमें। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी थी। ये किताब भारत की आज़ादी पर आधारित थी। इन्होंने गुबार खातिर, तज़किरह, तर्जुमानुल कुरान आदि कई पुस्तकें भी लिखी है। और इसी में जो ऑप्शन फर्स्ट में दिया है विजय लक्ष्मी पंडित, वो एक भारतीय राजनीतिज्ञ एवं राजनयिक थी जो कि 20वीं शताब्दी में सार्वजनिक जीवन में दुनिया की अग्रणी महिलाओं में से एक है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। देखिए अगला प्रश्न है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है दोस्तों? तो सलमान रुश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन उपन्यास प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1981 में हुआ था। यह उपन्यास एक महाकाव्य के रूप में है जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में एक बच्चे के जन्म के साथ ठीक ऐसे समय में होती है जब भारत सदियों से विदेशी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा होता है। तो ये इसका जो है 15 अगस्त जो है 1947 स्वतंत्रता दिवस पर आधारित है। सलमान रुश्दी ने लिखा है मिडनाइट चिल्ड्रन। तो इसके जो लेखक है सलमान रुश्दी, याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? राइट आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क गवर्नर बना। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। वर्ष 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। गोवा के विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मुहर लगा दी। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। तो देखिए इतना भी जो भी बताया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपका ये जो सामाजिक विज्ञान है इसमें ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा है? तो देखिए चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है, मतलब तीनों ऑप्शन में, तो इनमें से कोई नहीं रहेगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिविहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए न हो। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसी अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के हनन पर नागरिकों को उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है, और यही जो है संविधान की आत्मा एवं हृदय है। याद रखिएगा कौन सा? अनुच्छेद 32 ही संविधान की आत्मा एवं हृदय इसे कहा गया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से होता है? यह अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 352 से है राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध अनुच्छेद 352 से है। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित है। यदि भारत के किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र किसी भाग के लिए आपात की घोषणा कर सकता है। तो ऑप्शन जो ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है?
तो कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है, याद रखिएगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह। अरब सागर की रानी कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। कोच्चि बंदरगाह केरल में मालाबार तट पर अवस्थित है, एक प्रमुख बंदरगाह भी है। यह भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। यह बंदरगाह कोच्चि झील के दो द्वीपों विलिंगडन द्वीप एवं वल्लारपड़म पर स्थित है। तो याद रखिएगा, कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पद्म विभूषण। जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में दिया गया। वे भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इनकी मृत्यु दोस्तों 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई थी। याद रखिएगा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म विभूषण। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, उमा शंकर मिश्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा सितार। याद रखिएगा उमा शंकर मिश्र दोस्तों ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सितार से संबंधित हैं। कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक देख लेते हैं। जैसे सितार तो पंडित रविशंकर उमा शंकर मिश्र ये सितार वादक हैं। सरोद वादक जो है अमजद अली खां और अली अकबर खां हैं। संतूर की अगर बात करें तो भजन सोपोरी शिव कुमार शर्मा हैं। सारंगी वादक की बात करें तो उस्माद बिंदा खां तथा गोपाल जी मिश्र हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये कई अन्य एग्जामों में भी काम आएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मकराना। ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया है। यह संगमरमर राजस्थान के मकराना खान से लाया गया था। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मकराना। अगला प्रश्न है, देखिए कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था डफरिन। डफरिन का शासनकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा इसमें। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है दोस्तों? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ की संधि का संबंध है ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला के मध्य। देखिए अलीगढ़ की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। अंग्रेजों की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व क्लाइव और वाटसन ने किया था। यह संधि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर दोबारा अधिकार कर लेने के बाद की गई थी। तो देखिए इस संधि में क्या क्या इसमें है। इस संधि की प्रमुख शर्तें थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के आदेश पर व्यापार की समस्त सुविधा फिर से दे दी गई। नवाब को कलकत्ता पर कब्जे से हुई हानि का हर्जाना देना तय हुआ। कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार भी दे दिया गया। दोनों पक्षों ने आपस में शांति बनाए रखने का वादा किया। तो इस प्रकार से जो अलीगढ़ की संधि है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों, यज्ञ की देखरेख कौन करता था? होत्र या होता, ब्रह्मा, उदाता या अर्धव्यू बताइए। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा यज्ञ की देखरेख करता था ब्रह्मा। देखिए इसमें दिया गया है जैसे उद्गाता। उद्गाता ये कौन थे? तो सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाला को उद्गाता कहा जाता था। अर्धव्यू यजुर्वेद का पाठ करने वाला। याद रखिएगा दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। होत्र किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद का पाठ करने वाला तथा ध्वनि कुंड में आहुति देने वाला। वही ब्रह्मा यज्ञ की देख रेख करने वाला। तो इस प्रकार से देखिए ऑप्शन बी ब्रह्मा राइट आंसर हो जाएगा। यज्ञ की देख रेख कौन करता था? तो ब्रह्मा। याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा।
अगला प्रश्न है, सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातें लेने या ग्रहण करने का मार्ग पकड़ा। इसी को सुलह एक कुल कहा जाता है। सुलह एक कुल किसे कहा गया? तो अच्छी बातों का को ग्रहण करना या लेना या उसका मार्ग पकड़ना। और ये किसके द्वारा किया गया? तो अकबर द्वारा किया गया था। प्रश्न है, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहेगा। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो देखिए रुद्रदामन से संबंधित दो अभिलेख है दोस्तों, गिरनार अभिलेख भी है और जूनागढ़ अभिलेख भी है। तो दोनों आंसर रहेगा। जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख गुजरात राज्य में सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार की पहाड़ी के पास स्थित है। शक शासक, कौन सा शासक है ये? याद रखिएगा, ये भी शक शासक रुद्रदामन ने 150 ईस्वी में इस स्तंभ लेख की स्थापना की। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला लेख है, जबकि ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशन द्वितीय से तथा प्रयाग अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। देखिए यहाँ पर कितने प्रश्न बन गए। प्रयाग अभिलेख किससे संबंध है? समुद्रगुप्त से। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुलकेशन द्वितीय से। याद रखिएगा। और यही प्रश्न पूछा जा सकता है, जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख किस भाषा लिपि में लिखा गया? तो भाषा संस्कृत लिपि ब्राह्मी। याद रखिएगा। और शक शासक रुद्र दामन ने इस स्तंभ की स्थापना की थी, यहाँ के जो ये जिसमें अभिलेख लिखा हुआ है 150 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो देखिए इन्फेंट्री 34 A9 इन्फेंट्री से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने सन 1857 की महान क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सिपाही थे। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले के मूल निवासी थे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, विद्रोह प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे 34 जो एन आई है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 29 मार्च 1857, ये तथ्य आप याद रखिएगा, क्योंकि जो है आजकल जो एग्ज़ाम है उसमें अभिकथन कारण और बहुत से कथन दे दिया जाता है और सही पूछा जाता है और नहीं भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। याद रखिएगा, जो चौथा बौद्ध संगीति है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन डी कनिष्क। चारों देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आता है ये। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, स्थान राजगृह है, अध्यक्ष महाकश्यप था, शासनकाल अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो वैशाली में, और इसके अध्यक्ष थे सबाकामी या सर्वकामी। किसके शासनकाल में हुआ? तो कालाशोक की। तीसरा बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुआ था और स्थान था पाटलिपुत्र, जो कि अभी वर्तमान में पटना बोला जाता है, और इसके अध्यक्ष थे मोग्गा लिपुत 30 और शासनकाल अशोक के। चौथा बौद्ध संगीति ये हुआ था प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष और शासनकाल था कनिष्क का। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। साथ ही साथ जो चौथा बौद्ध संगीति है दोस्तों, इसके बाद ये दो शाखाओं हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CR दास। याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का संबंध किस व्यक्तित्व से था? तो CR दास। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना 23 मार्च 1923 ईस्वी में CR दास मतलब चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में किया गया। इसके अध्यक्ष चितरंजन दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी की स्थापना गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग के समय हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, स्वराज पार्टी के समय अगर पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड रीडिंग थे और इसके अध्यक्ष थे चितरंजन दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू।
अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। याद रखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक माना जाता है लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो का शासनकाल 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक रहा। भारत के राज्य सचिव मॉर्ले एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम लेकर आया। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। देखिए, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो। महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सुमेलित है? तो देखिए, पहला है भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ये सुमेलित है। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुआ था। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 प्रांतों में द्वैत शासन। भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति तथा केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत। महत्वपूर्ण तथ्य है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और राइट आंसर है पिंगली वेंकैया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें दिया गया हमारी आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसका केसरिया रंग जागृति, शौर्य व त्याग का, सफ़ेद रंग सत्य का एवं पवित्रता का और हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता जताई थी। किसने? महात्मा गांधी ने 1921 में। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। 22 जुलाई 1947 को। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 6 अगस्त 1945 रहेगा तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान की हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो देखिए, ऑप्शन से विखंडन अभिक्रिया हुई थी। ये तो साइंस का प्रश्न बन गया, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है। जैसे आंसर देखते हैं इसमें, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के 2 शहर पर बम गिराया था। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, और जिसका नाम था लिटिल बॉय 15 टन का, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, जिसका नाम था फैट मैन 20 टन। ये गिराया गया था और इसमें जो है विखंडन अभिक्रिया हुआ था, जिसमें बड़े नाभिक का छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक नाभिक में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु ये है, आप इसका जो तिथि है वो याद रखिएगा और क्या क्या नाम रखा गया था इन परमाणु बम का, ये महत्वपूर्ण है। और इसके बाद भी हम वीडियो लाएंगे आपके सामाजिक विज्ञान का, विज्ञान का। पंडित सुंदरलाल शर्मा की तैयारी के साथ साथ हम जो है प्रयोगशाला परिचारक की भी तैयारी कराएंगे। साथ ही साथ उसमें हम आपको जो भृत्य है, चौकीदार है, स्वीपर है, उसका भी हम तैयारी कराएंगे। तो ये वीडियो जो है सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट में वीडियो को पूरा देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।